शबीर ने लाला मूसा में एक ऐसी अधेड़ उम्र को देखा है जो अपने से आधी उम्र के लड़के के इश्क में मुब्तला हो गई थी। इस औरत को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा और इस मुबैना इश्क का क्या अंजाम हुआ, आइए देखते हैं। वैन पर घर का सामान लदा हुआ था और नबीला नामी औरत ड्राइवर के साथ बैठी हुई थी। ड्राइवर संभाल कर वैन चला रहा था। पक्की सड़क से आगे वैन कच्चे रास्ते पर दाखिल हुई तो वैन को झटके लगने लगे। ड्राइवर ने एक जगह वैन रोकी और उतरकर सामान का जायजा लेने लगा जो पीछे रस्सियों से बंधा हुआ था। इत्मीनान करने के बाद ड्राइवर वापस अपनी सीट पर आ गया और दोबारा गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी लाला मूसा से 7 किलोमीटर दूर वाक़े अलीचक नामी गांव से रवाना होकर दरबारी महल्ले में पहुंचकर एक घर के सामने रुक गई। नबीला गाड़ी से उतरी, उसने दरवाजे पर पड़े ताले को खोला और अंदर चली गई। मकान बिल्कुल खाली था। नबीला ने मकान का घूम फिर कर जायजा लिया और बाहर निकल आई। उस वक्त तक गाड़ी का ड्राइवर सामान की रस्सी खोल चुका था। चले जी बीबी जी, जल्दी से सामान उतरवा लें, देर हो रही है मुझे। क्यों, सामान तुम नहीं उतारोगे क्या? बीबी जी, मेरी यहाँ तक सामान लाने की बात हुई थी, सामान उतारने की नहीं। और वैसे भी अगर सामान उतरवाना है तो उसकी अलग से मजदूरी होगी। क्यों झूठ बोलते हो भैया? सामान उतार दो तुम, वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अच्छी धुओं से बीबी किसी को बुलाएं, सामान उतारें ताकि मैं जाऊँ, मुझे इस पंचायत में मत डालें। भैया बहस तो तुम कर रहे हो, जल्दी काम करवा दो मेरा, मुझे वैसे देर हो चुकी है। शाबाश, जल्दी उतारो सामान। आप बुलवाएं किसी को बीबी। नबीला और ड्राइवर को लड़ता झगड़ता देखकर एक 21-22 साल का मुबश्शिर नामी नौजवान सामने आ गया। औरत को देख के फैल रहा है, क्या बात है भाई? तुझे इतनी हमदर्दी है तो तू उतरवा ले सामान। हाँ उतरवा लूंगा। ओ सलीम, शाकिर, आओ यार सामान उतारे। मुबश्शिर ने महल्ले में मौजूद अपने 2 साथियों को आवाज दी तो वो दौड़े चले आए और मुबश्शिर के साथ सामान उतरवाने में मसरूफ हो गए। पैंतालीस साल नबीला अपने शौहर से लड़ झगड़ कर दूसरे गांव में किराए का मकान लेकर अपना सामान उठा लाई थी। नबीला के शौहर की दूसरी शादी थी। इन दोनों के दरमियान हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहा और फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि नबीला अपने जवान औलादों और शौहर को छोड़कर नए महल्ले में आन बसी थी, जहाँ इसके वाहिद हमदर्द 22 साल मुबश्शिर था जो उसका काम काज कर दिया करता था। मुबश्शिर काम काज से फारिग नौजवान था जो पूरा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुबश्शिर एक आटे की बोरी लिए नबीला के घर में दाखिल हो रहा था। मुबश्शिर जिस तरह नबीला के घर में बगैर दस्तक दिए दाखिल हुआ था, उससे लग रहा था कि उसकी नबीला से बेतकल्लुफी थी। नबीला ने आगे बढ़कर मुबश्शिर से आटे की बोरी ली और उसकी तारीफ करते हुए अंदर चली गई। इतना भारी आटे का थैला उठा लेते हो तुम? तो आपने मुझे कमजोर समझ रखा? मुबश्शिर, शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुम ना होते ना तो मैं तो मर ही जाती। अच्छा खाला जी, अब मैं जाऊं? क्या कहा तुमने? खाला? माना कि मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, मगर खाला कहाँ से लगती हो तुम्हारी? मजाक में कहा था ना तुमने? जी। अच्छा, वैसे नबीला नाम है मेरा, तुम मुझे नबीला कह सकते हो। अच्छा नबीला जी, कोई काम हो तो आवाज दे दीजिएगा। इस वाकये के बाद मुबश्शिर की जिंदगी में हैजान पैदा हो गया और वो हर वक्त नबीला के बारे में सोचने लगा, यहाँ तक कि उसने अपने एक दोस्त से इंतहाई बचकाना बात कर डाली। यार बात सुन, वो जो नई पड़ोसन है ना। अब कौन? वो खाला जो नहीं आई है? अबे खाला मत बोल, अभी उसकी उम्र ही क्या है? अबे क्या कह रहा है? मुझे ना उससे मोहब्बत हो गई, पर समझ नहीं आ रहा उसको बोलूं कैसे। देख भाई, तू तो हो गया पागल। तेरी अम्मा को पता चला ना तो वो तेरा भी कीमा कर देंगे और उस खाला का भी। अबे नहीं बे, मेरा दिल कहता है, वो मना नहीं करेगी। मुझे लग रहा तू जरूर पिटेगा। जा भाई, अपना शौक पूरा कर। मुबश्शिर सचमुच नबीला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था और फिर एक दिन उसने इजहार किया
तो उसे नबीला के रवैये पर यकीन ही नहीं आया। रात का वक्त था, बिजली गई हुई थी और नबीला दरवाजे पर खड़ी थी। हल्की सी रोशनी में उसे मुबश्शिर सामने चबूतरे पर बैठा नजर आ गया। अरे मुबश्शिर, लाइट चली गई है, जरा मोमबत्ती तो ला दे। हाँ हाँ, कितनी ला दूं? 2 ला देना, और ये पैसे तो ले लो। नहीं नहीं, पैसे हैं मेरे पास। अच्छा। मुबश्शिर ने मोमबत्ती जलाई तो नबीला का चेहरा दिखाई देने लगा। मुबश्शिर, तू मेरे कितने काम करता है। अच्छा सुन, खाना खाएगा? मैंने बहुत अच्छा सालन बनाया है। नहीं, भूख नहीं है, अब तो भूख ही नहीं लगती। भूख नहीं लगती मतलब? तुझे कहीं मोहब्बत वोहब्बत तो नहीं हो गई किसी से? हाँ शायद यही हुआ है। तो बता दे उसे, देर क्यों कर रहा है? डर लगता है कहीं वो नाराज ना हो जाए। बुरा कोई क्यों मानेगा, सुनकर अच्छा ही लगता है सबको। है कौन? बता दूं? हाँ बता दे। तुम्हारी तरह लगती है। मेरी तरह? अच्छा, नाम क्या है उसका? नबीला। नबीला। मुबश्शिर के इज़हार मोहब्बत के बाद खुद नबीला को यूं लगा जैसे मुबश्शिर ने उसके दिल की बात कह दी हो। फिर दोनों के दरमियान बाकायदा ताल्लुकात भी कायम हो गए। उधर 2 माह के बाद नबीला का शौहर अपनी बीवी को उस वक्त मनाकर ले गया जब नबीला और मुबश्शिर का इश्क अपने उरूज पर था। अब नबीला और मुबश्शिर की चोरी छुपे मुलाकातें होने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नबीला का शौहर एक होटल पर ग्राहकों की खिदमत कर रहा था। मुबश्शिर भी उसी होटल पर अकेला बैठा था। जब नबीला का शौहर मुबश्शिर के लिए ऑर्डर पर चाय लाया तो मुबश्शिर ने उसे बातों में लगा लिया। चाचा, बड़ी मेहनत करते हो तुम। बस बेटा, करना पड़ता है, क्या करूं। छुट्टी कब होती है तुम्हारी? यही कोई 11 बज जाते हैं। और उस टाइम तो गांव में बड़ा अंधेरा होता है, जाते कैसे हो? क्या करूं, अब आदत सी पड़ गई है। अच्छा। ये जानने के बाद कि नबीला का शौहर रात को देर से जाएगा, मुबश्शिर ने जल्दी से चाय पी, पैसे अदा किए और होटल से बाहर निकल आया। जल्दी करो, पानी ले। बोलो, हुक्म करो हम खादिम। शब्बीर ने देखा कि मुबश्शिर तेज तेज कदमों से गांव में दाखिल हुआ और एक जगह खड़ा होकर नबीला को फोन मिलाने लगा। नबीला ने फोन उठाया तो मुबश्शिर ने उसे घर से निकलकर डेरे के पास पहुंचने के लिए कहा। शब्बीर ने देखा कि नबीला नीम तारीकी में चादर लपेटे घर से निकली और मुबश्शिर के पास पहुंच गई। शौहर से मुसलसल लड़ाई झगड़े के बाद नबीला को शौहर से सुलह के बावजूद कुछ नफरत सी हो गई थी। मुबश्शिर की शदीद मोहब्बत ने नबीला को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो अपने शौहर से छुटकारा हासिल करके अपने से आधी उम्र के लड़के से शादी कर ले। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त नबीला का अपने शौहर से अखराजात न देने पर झगड़ा हो रहा था। वो दोनों पहले जबानी कलामी एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे और फिर जब नबीला के शौहर ने उस पर हाथ उठाया तो नबीला ने रोना धोना शुरू कर दिया। नबीला रोती रही और उसका शौहर इसी गुस्से के आलम में अपने काम पर चला गया। शौहर के जाने के बाद नबीला ने फोन करके मुबश्शिर को एक मखसूस जगह आने के लिए कहा और उसके बाद वो मुबश्शिर से मिलने के लिए निकल खड़ी हुई। उस रोज मुबश्शिर और नबीला ने फैसला किया कि वो नबीला के शौहर को गोली मार देंगे, जिसके बाद वो आसानी से शादी कर सकेंगे। रात का वक्त था, गांव जाने वाले रास्ते पर हू का आलम था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। नबीला का शौहर होटल से निकला और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि एक दरख्त के पीछे से गोली चलने की आवाज आई और नबीला का शौहर वहीं ढेर हो गया। दूसरे ही लम्हे शब्बीर ने नबीला और मुबश्शिर को खौफ के आलम में अंधेरे में भागते देखा। पुलिस ने जल्दी इस कत्ल का सुराग लगा लिया था। मकतूल की रस्म खुल के बाद नबीला से पूछगछ की तो उसने अपने आशना के साथ मिलकर शौहर के कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस ने मुबैना कातिलों को मीडिया के सामने पेश कर दिया था। उसके बाद हूँ फौतगी फौत होया तो असीं जाके उन्हें चुक लिया। भरा जे खून लगता सी, जाके लिया के तेन आज तो अबरू ना
गौर दफन कर सजा इंसाफ तो सानू इत्थे भी अच्छा मिलिया है, गल कोई नहीं कहने वाली है। जेड़ा काम पुलिस ने कीता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट कीता है। ये कत्ल का जिहड़ा सुराह है ये 48 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। नबीला और उसके आशना पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भिजवाया जा चुका है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि नबीला को अपने शौहर के मरने से ज्यादा अफसोस इस बात का था उसका आशना जो उससे उम्र में आधा था और जुर्म में शरीक था, उसको नबीला के साथ एक ही बैरिक में क्यों नहीं बंद किया गया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। किसी माँ का जवान बेटा अचानक लापता हो जाए और फिर माँ को बताया जाए कि उसका लख्ते जिगर उस दुनिया में मौजूद नहीं रहा, तो उस माँ पर क्या गुजरती होगी। शब्बीर ने शेखुपुरा में ऐसी ही एक माँ को देखा है जो इंसाफ के लिए दुहाई दे रही थी। मेरे बेकसूर बच्चे का इंसाफ चाहिए। शब्बीर ने एक ऐसी माँ को देखा है जो गुज़श्ता 4 बरसों से रो रो कर दुहाई दे रही है कि वो अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकेगी, कोई उसका बेटा उसे ला दे। बचा जाकर सुखड़ा सुखी अपने बच्चे बगैर नहीं जी सकते। दरबारों पर गई, मियां मीर दरबार पर गई, दादा साहब मैं सारे दरबारों पर सुखड़ा सुखी, या अल्लाह तुम्हें दिया था जालिमा ने ले लिया। मेरा बच्चा जालिमा ने ले लिया। न्याय मिलना चाहिए। एक मेरे काफी परसी चाबियां भी शनाख्ती कार्ड भी ठीक है, मार के नहर में लाश रोड़ के दिया कर शासन देता है। इको ही कमाने वाला पुत्र सी मेरा, मेरे पुत्र दा कसूर की सी। 4000 रुपया भी ले लिया साडे कोल है ते साडे पुत्र नु सानू दी लाश ही लंबी पई। ये औरत जिसका नाम नूरी है, मुरीद के नवाही गांव की रिहायशी है। कोई वक्त ऐसा नहीं आता कि इस माँ के दिल को करार आता हो, आंसू थम जाते हों, आहें मध्यम पड़ जाती हों। नूरी के जवान मेहनतकश बेटे की लाश बीआरबी नहर से मिली थी। बेटे की लाश घर के आई, नूरी बीबी को यकीन ही नहीं आया कि उसका बेटा इस तरह लावारिस मर सकता है। वो जवान बेटे को तदफीन के लिए ले जाया गया तो नूरी बीबी ने बेटे की कब्र पर डेरे डाल दिए थे। जैसे माँ की आवाज सुनकर जवान बेटा हजारों मन मट्टी से बाहर निकल आएगा और माँ से कहेगा कि माँ तू क्यों रोती है, मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, तेरे पास हूँ, मुझे छू कर देख ले। नूरी बीबी का 28 साला बेटा एहसान अली 200-250 रुपए योमिया दिहाड़ी पर मेहनत मजदूरी किया करता था। 4 बहनों का इकलौता भाई था और बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ। एहसान अली की पैदाइश मन्नतों मुरादों से हुई थी। शब्बीर को ये बात भी एहसान अली की बैन करती माँ की फरियाद से पता चली थी। वो कह रही थी उसका शहजादा बेटा मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। नूरी बीबी बार बार गांव के चौधरी और पुलिस का नाम ले रही थी। चौधरी को बेटे का कातिल कहकर फरियाद कर रही थी, इंसाफ मांग रही थी। ये चौधरिया ने मेरा बच्चा पकड़वाया, पैसे हुए लालच में मेरा बच्चा पकड़वाया, पैसे हुए भाई बाबा पर पैसे हैं उसके पैसे लिए बच्चा पकड़वा कर मेरा बच्चा मरवाया, नहर में बिकवा दिया। पुलिस वालों ने मेरा बच्चा मारा, पुलिस वालों ने मेरा बच्चा मारा, मेरा बच्चा गांव के चौधरियों ने पकड़वाया। शब्बीर नूरी बीबी की फरियादों और आहों के तूफान में पिसता चला गया। तब उसे मालूम हुआ कि नूरी बीबी के बेटे के साथ क्या हुआ।
शब्बीर ने एक दिन देखा कि नूरी बीबी का बेटा खेत में मेहनत मशक्कत कर रहा था कि इस दौरान गांव के चौधरी का अपने साथियों के साथ वहां से गुजर हुआ। चौधरी ने अपनी गाड़ी रोकी तो खेत में काम करने वाले मजदूर अपना काम छोड़कर चौधरी को इस तरह सलाम करने लगे जैसे बादशाह सलामत की सवारी आ गई हो। एहसान अली भी खेत में मौजूद था। वो चौधरी को सलाम करने के बजाय अपने काम में मसरूफ रहा। चौधरी की नजर एहसान पर पड़ी तो चौधरी को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी गई हो। एहसान की गुस्ताखी देखकर चौधरी ऐसे दहाड़ा जैसे वो इलाके का बदमाश। वो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े। एहसान ने चौधरी की बात सुनी अनसुनी कर दी तो चौधरी एहसान के करीब पहुंच गया। ओए तेरे बड़े नखरे हो गए हैं। क्या हो चौधरी साहब, सब खैर तो है ना? तो मैंने क्या किया है? तूने क्या किया? तुझे पता नहीं है जहाँ चौधरी खड़ा होता है वहाँ कोई नहीं बैठ सकता, वरना जमीन पे रेंगने वाले कीड़ों की तरह पांव तले रोन देता है चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, ठीक कह रहे हैं आप। ओए चुप कर, बंद कर अपनी बकवास। बड़ा है चौधरी का बच्चा। चलो। चौधरी साथियों को लेकर गुस्से में आगे चला गया तो एहसान को साथी मजदूरों ने घेर लिया। ओए एहसान अली, ये क्या किया तूने यार? तुझे पता नहीं है चौधरी का? उसको सलाम ना करो तो उसका कितना असर रसूख है। चाचा, मैंने क्या किया है? मैंने कौन सी बदतमीजी की चौधरी से? देख चाचा, चौधरी होगा तो अपने घर का होगा। ओए खबरदार। मजदूर साथी ने फौरन एहसान अली के मुंह पर हाथ रख दिया। चौधरी नजर आए तो उसको सलाम कर लेना। छोड़ो चाचा, मैं क्यों डरूं उससे? मैंने कोई डाका बारह चोरी की है तो डरूं मैं उससे? ओ यार तू नहीं समझेगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इस वाकये के बाद चौधरी ने एहसान अली से बाकायदा दुश्मनी लगा ली थी, क्योंकि बादशाह सलामत की आन बान में फर्क आ गया था। शब्बीर ने देखा कि चौधरी अपने डेरे पर एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके मजारे उसके चारों तरफ जमीन पर बैठे थे। ये इंस्पेक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओ इंस्पेक्टर, तेरे भी बड़े नखरे हो गए। हम यहाँ तेरे मुंतजिर बैठे हैं और तू है कि आके ही नहीं दे रहा। सर बस मैं अभी हाजिर हुआ सर, बस मैं आ रहा हूँ। आ गया सर, आ गया, मैं आ गया। जल्दी आप। शब्बीर ने देखा कि इंस्पेक्टर कानों से फोन हटाते हुए चौधरी के सामने आ गया था। चौधरी साहब। इंस्पेक्टर, तुझे पता है ना, इस गांव में तेरी पोस्टिंग मैंने करवाई है। चौधरी साहब, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? फिर तुझे मेरे इलाके में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े नजर नहीं आ रहे हैं? वो कीड़े मकोड़े जो मेरे पैर में काटने लगे हैं। चौधरी साहब, आप मुझे हुक्म तो करें। चौधरी ने अपने एक आदमी को आवाज देकर बुला लिया। उसको ले जाओ और समझाओ क्या करना है इसको। चौधरी का आदमी इंस्पेक्टर को एक तरफ ले जाकर राजो न्यास करता दिखाई देने लगा। इस वाकये के बाद एक दिन एहसान अली को उसके घर से थाने ले जाया गया। माँ बाप रोते पीटते पहुंचे तो एहसान अली की रिहाई के लिए मुबैना तौर पर 4000 रुपए की रिश्वत और चौधरी की सिफारिश की शर्त रख दी। एहसान अली के माँ बाप 4000 रुपए लेकर थाने पहुंचे, जिस पर लड़के को छोड़ने की यकीन दहानी कराई गई। मगर हुआ ये कि जब माँ पुलिस के वादे के मुताबिक अपने बेटे को थाने लेने पहुंची तो पुलिस ने गरीब माँ को कुछ और ही खबर सुना दी थी। शब्बीर ने देखा कि एहसान अली के माँ बाप लरसते हाथ जोड़े खड़े थे और थानेदार उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। साहब, हम कहाँ ढूंढे बच्चे को? घर से तो पुलिस उठा के लाई है। ओ भाई, मैंने कह दिया ना, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है, वो यहाँ से भाग गया है। जाओ जाके तुम उसे ढूंढो, मैं भी उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये लो अपने रिश्वत के 4000 रुपए।
मुझे नहीं चाहिए। साहब ऐसे नहीं करो साहब, मेरे बच्चे को ढूंढो, हम बड़ी दूर से आए हैं साहब। ओ माई, ओ बाबा, इसे ले जा, ओ मेरी जान छोड़ा, ले जा बाबा इसको। दूसरे दिन चौकी लब्बावाला के एहलकारों को पीआरपी नहर में डूबती हुई एक लाश मिली और ये लाश थी 28 साल एहसान अली की। लाश मिलने के बाद एहसान अली के माँ बाप, बहन और पूरा गांव सरापा एहतजाज बन गया। एहसान अली की माँ बार बार यही कहे जा रही थी कि उसके बेटे को चौधरी ने पुलिस के जरिए मरवाया था। शब्बीर ने ये दर्दनाक मनाजिर बड़ी मुश्किल से देखे थे। क्या माँ क्या बहनें, सबका कलेजा शक हो रहा था और उनके घर का वाहिद कफील, एक गरीब का बच्चा, एक रिश्ते हलाल कमाने वाला मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। अपना बच्चा मेहनत कर 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 पाला, मैंने अपना बच्चा गाड़ियां कर 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 पाला, मैं अपने बच्चे बगैर नहीं जी सकती। शब्बीर ने जवान बेटे की मां नूरी बीबी की फरियाद सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे गांव के दरख्त, उसके खेत, उसकी जमीन, दरो दीवार सब कुछ सन्नाटे में आ गए थे। हैरान और परेशान थे कि चौधराहट और वडेरा शाही इंसानों को इंसान कब समझेगी। जिस चौधरी ने गांव में मुबैना गुंडागर्दी मचा रखी थी उसे कब रोका जाएगा, कब ये समझा जाएगा कि रिस्क हलाल कमाने वाले भी इंसान हैं। पुलिस ने वाकई की सेहत से इनकार किया है, लेकिन शब्बीर का कहना है कि ये एक संगीन मामला है। इसकी हर सतह पर इंक्वायरी जरूरी है कि पुलिस का मौकिफ ठीक है या माँ की आंख से बहते हुए आंसू ठीक कह रहे थे। गांव के चौधरिया ने पकड़वाया है, उन्हें ही मरवाया है। रात को फिर हमारे घर पुलिस आई है, वो कहने लगे बच्चे को पेश करो। हमने कहा बच्चा मिलेगा तो पेश करेंगे। मैं फिर डेरे पे गई मंसूर के पास। मंसूर ने कहा पुलिस मेरे डेरे पे आवा भी है, मेरे डेरे पे जावा भी है, मेरे से बगैर पुलिस गांव में नहीं आती। सिर्फ इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, शहबाज शरीफ का इंसाफ चाहिए। वो कहते हैं हम राणा तलमीर भी आप ही हैं, शहबाज शरीफ भी आप ही हैं, नवाज शरीफ भी आप ही हैं। चौधरी ने मेरे से ये जवाब दिया है, ये जवाब दिया। कोई कसूर नहीं जरा पुलिस वाले फड़ के ले गए, ना कोई बकुआ बना के ले गए ने। किथे शहबाज शरीफ जरा गरीबां दी मैं मदद करना, साडे पुत्र नूं पुलिस वाले ने कत्ल कर दिता। साथ के खिलाफ हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी, मुदस्सर कांस्टेबल को उसकी तमील के लिए बुलाया था। उसने आकर बताया कि उसका मर्द मिला है, उसने बताया कि वो लाहौर काम करता है, जब आए हम पेश करते हैं। इसके अलावा ना हमने उसको पकड़ा है और ना ही हमने उसको कोई तशद्दुद वगैरह किया, ना ही हमारे पास वो आया है। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और मजलूमों को इंसाफ देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने खानपुर में एक ऐसी शादीशुदा औरत देखी है जिसे अपना शौहर एक आंख ना भाता था, क्योंकि शौहर उससे उम्र में बड़ा था। अक्सा बन संवर कर मैके जाने के लिए तैयार खड़ी थी। शौहर गहरी नींद सो रहा था। वो बार बार शौहर को जगाने की कोशिश करती, लेकिन अक्सा का शौहर गहरी नींद से थोड़ी सी आंखें खोलता था और फिर खर्राटे लेने लगता था। अक्सा को शौहर की नींद खल रही थी। अक्सा ने एक बार आईने के सामने खुद को देखा, मेकअप दुरुस्त किया और फिर पलट को शौहर को आवाज देने लगी। उठ जाए भाई, 11 बज गए। अम्मा के घर मुझे कौन लेके जाएगा? वो इंतजार कर रही होंगी। अरे 11 बज गए। चलो भाई उठता हूँ। एक काम करो, एक कप चाय बना दो, बस 10 मिनट में तैयार होता हूँ। मुझसे नहीं बनती होगी चाय वाय। अक्सा का तंज सुनकर शौहर आंखें मलता हुआ उठ बैठा। अरे भाई बहुत नखरे हो रहे तेरे। हाँ, नखरे तो होंगे ही ना, अब इस उम्र में जवान बीवी मिली है, नखरे तो बनते हैं। ओहो, बात सुन भाई, मैं तुझे कहाँ से बुरा लगता हूँ? है? ये बाल रंग लेने से ना कोई जवान नहीं हो जाता। अच्छा अब जल्दी तैयार हो जाए,
और मुझे अम्मा के घर छोड़ के आए। अच्छा एक बात तो सुनो, आज तो बहुत अच्छी लग रही है। बस बस, ये चोंचलेबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब जाएं, जल्दी तैयार हो। अरे नसीब, बीवी की तारीफ करना भी यहाँ तो मना है। अच्छा, मैं जाता हूँ भाई, अभी तैयार होके आता हूँ। शौहर सराहने से तौलिया उठाकर वॉशरूम चला गया और अक्सा कुर्सी पर बैठकर शौहर का इंतजार करने लगी। इसी दौरान अक्सा का देवर, जो काफी कम उम्र था, कमरे में दाखिल हो गया। अरे आओ आओ। वाह भाभी, क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे कहीं नहीं, अम्मा के घर जा रही थी। तुम्हारे भाई है ना, बहुत ही ज्यादा सुस्त है। तो फिर आपने इनसे शादी क्यों की? इरफान शौहर हैं वो मेरे, खबरदार जो इनकी बुराई की तो। भाभी मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा इधर आ, एक बात जरा सच सच बता, झूठ नहीं बोलना। तुझे तेरे भैया ज्यादा पसंद है या भाभी? मेरे भाई, जाहिर सी बात है। अरे मेरा मतलब है कि मेरे मुकाबले में। देखा जाए भाभी तो आप ज्यादा अच्छी हैं। सच? बिल्कुल। अच्छा भाभी, मैं बाजार जा रहा था, आपको कुछ मंगवाना है? हाँ, मैं अम्मा के घर से शाम तक वापस आ जाऊंगी। तुम एक काम करना, वापसी पे मेरे लिए रबड़ी लेते आना। चलें ठीक है। अच्छा भाभी, एक बात बोलूं? हाँ बोल। बुरा मत मानिएगा, कभी खुदा ना खास्ता मुंह धोकर भाई के सामने मत खड़े हो जाइएगा, कहीं वो आपको शीशे में इस तरह देख के डर ना जाए। रुक, बताती हूँ तुझे अभी। देखिए इतनी बुरी दिखती है। इरफान के बड़े भाई ने पहली बीवी से अलहदगी के बाद अक्सा से दूसरी शादी की थी। दोनों की उम्रों में खासा फर्क था, इसलिए अक्सा अपने शौहर को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। एक दिन अक्सा का जेवर दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए जब तैयार होकर अक्सा के सामने आया तो वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती रह गई। अरे भाई वाह इरफान, इतने बन संवर के कहाँ जा रहे हो? भाभी पिकनिक है ना, बस वहीं जा रहा था। अच्छा ये बताओ, मैं लग कैसा रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो, अपने भाई से तो बेहतर ही लग रहे हो। अच्छा भाभी, कुछ पैसे हो तो दो ना। एक शर्त है। भाभी आपकी हर शर्त मंजूर है। अक्सा खिलखिलाकर हंस पड़ी। वक्त पड़ने पे गधे को भी बाप बनाने के माहिर हो तुम। 100 रुपए हैं, चलेंगे? हाँ चलेंगे, मगर 100 रुपए के बदले मुझे करना क्या पड़ेगा? वो सब तो मैं तुम्हें वक्त आने पर सब समझा दूंगी। मैं समझ गया। भाभी तुम मेरी शादी का सोच रही हो ना? चल भाग यहाँ से। उस रोज अक्सा को इरफान इतना अच्छा लगा कि उसने संजीदगी से उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो इरफान के बारे में सोचती जाती, उसे अपना शौहर उतना ही बुरा लगने लगता। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया कि अक्सा और इरफान की जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। शब्बीर ने देखा कि एक शुभ भाई के कहने पर इरफान अक्सा को छोड़ने उसकी माँ के घर जा रहा था। गांव के बीच से गुजरते हुए वो दोनों आपस में मजाक करते और कहकहे लगाते जा रहे थे। फिर शब्बीर ने देखा कि जब इरफान ने अक्सा को उसकी माँ के दरवाजे पर पहुंचाकर पलटना चाहा तो अक्सा ने उसे आवाज देकर रोक लिया, मगर इरफान को पुकारते हुए इस बार अक्सा का लहजा काफी मुख्तलिफ था। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। अरे इरफान, एक बात तो सुनो। जी भाभी बोले। चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है। थोड़े ही दिनों में शब्बीर को मालूम हुआ कि अक्सा ने अपने देवर इरफान में ऐसी दिलचस्पी ली कब इनके दरमियान बाकायदा चोरी छुपे एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया था जिसका इन दोनों के अलावा किसी और को इल्म नहीं था। फिर एक दिन इनका भांडा फूटते फूटते रह गया। हुआ ये था कि एक रात अक्सा की सास गहरी नींद से उठी और पानी पीने के बाद जैसे ही वो वापस जाने लगी, उसी लम्हे इरफान के कमरे का दरवाजा खुला जहां से अक्सा दबे पांव बाहर निकल रही थी। सास एक लम्हे के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने अक्सा पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि उसने उसे देख लिया था। अक्सा और इरफान के दरमियान जो मुबैना ताल्लुकात कायम हो गए थे, इसके बाद अक्सा और इरफान ने फैसला कर लिया था कि वो दोनों आपस में शादी कर लेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए अक्सा के शौहर को रास्ते से हटाना जरूरी था। वो एक भयानक घड़ी थी जब इरफान और अक्सा घर से बाहर एक महफूज जगह पर बैठे कोई मंसूबा बना रहे थे।
ने इरफान को शीशे में उतार लिया था और खुद से शादी का लालच देकर इरफान को राजी कर लिया था कि वो अपने बड़े भाई का खून कर दे। और फिर एक दिन इरफान और अक्सा का मंसूबा कामयाब हो गया। इरफान ने बहाने से अपने बड़े भाई को नहर के किनारे कत्ल करके लाश फेंक दी थी, लेकिन खून कब छुपता है। पुलिस ने जल्दी अक्सा और इरफान से तफ्तीश की तो उन्होंने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। वो दोनों कैसे पकड़े गए ये पुलिस की जबानी खुद ही सुन लीजिए। इंतहाई लर्ज़ाखेज वारदात जो अंधे कत्ल की हुई है और सफाकाना अंदाज में छोटे भाई ने सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर बड़े भाई का खून किया है, इस तरह की मिसालें कम ही मिलती हैं। मैं उधर पहुंचा तो देखा गली सड़ी लाश, थोड़ा सा चेहरा नजर आ रहा था जहाँ पे टोके या तेजधार आला का कोई निशान लग रहा था। तो हमने उसको बाहर निकलवा के उसकी FIR दर्ज की। तो अब तफ्तीश हमने कंप्लीट कर ली है और इंशाल्लाह हम चालान भी सबूतों के साथ होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन थाने लेबार्टी को हम कुछ चीज़ें भिजवा रहे हैं। तो हम साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके केस तैयार करेंगे और इंशाल्लाह ये दोनों सजा से नहीं बच सकेंगे। यह है अक्सा जिसने शब्बीर के सामने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया था। मेरा नाम अक्सा है। मुझे अपना शौहर अच्छा नहीं लगता था। हम लोगों को प्यार हो गया, हम लोग शादी करना चाहते थे और हमने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे मार दिया। और एक मर्तबा हमारी सास ने हमें देख भी लिया था और उन्होंने किसी को बताया नहीं। और यह है इरफान जिसके सर पर इश्क का भूत सवार था और जिसने अपने बड़े भाई को ठिकाने लगा दिया था। हाँ जी, इरफान है मेरा नाम। अपनी भाभी को प्यार करना सी, इस करके असं यह मनसूबा बनाया कि असं इन्हें मार दिया। कहती सी मैं दोवां नाल एक नाल शादी करानी है। कहती सी तू आखिर कल नूं फड़िया भी गया, मैं तेन बचा लाँगी तो मैं एक नाल शादी मैं तेरे नाल करनी है। फिर इस करके असं उन्हें मार दिता जी। शब्बीर ने रहीम यार खान की तहसील खानपुर में पेश आने वाले इस शर्मनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है। शब्बीर का कहना है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के बाद मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाना जरूरी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। मुबश्शिर ने मोमबत्ती जलाई तो नबीला का चेहरा दिखाई देने लगा। मुबश्शिर, तू मेरे कितने काम करता है। अच्छा सुन, खाना खाएगा? मैंने बहुत अच्छा सालन बनाया है। नहीं, भूख नहीं है। अब तो भूख ही नहीं लगती। भूख नहीं लगती मतलब? तुझे कहीं मोहब्बत वोहब्बत तो नहीं होगी किसी से? हाँ, शायद यही हुआ है। तो बता दे उसे। देर क्यों कर रहा है? डर लगता है कहीं वो नाराज ना हो जाए। बुरा कोई क्यों मानेगा? सुनकर अच्छा ही लगता है सबको। है कौन? बता दूं? हाँ बता दे। तुम्हारी तरह लगती है। मेरी तरह? अच्छा, नाम क्या है उसका? नबीला। नबीला। मुबश्शिर के इज़हार मोहब्बत के बाद खुद नबीला को यूं लगा जैसे मुबश्शिर ने उसके दिल की बात कह दी हो। फिर दोनों के दरमियान बाकायदा ताल्लुकात भी कायम हो गए। उधर 2 माह के बाद नबीला का शौहर अपनी बीवी को उस वक्त मनाकर ले गया जब नबीला और मुबश्शिर का इश्क अपने उरूज पर था। अब नबीला और मुबश्शिर की चोरी छुपे मुलाकातें होने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नबीला का शौहर एक होटल पर ग्राहकों की खिदमत कर रहा था। मुबश्शिर भी उसी होटल पर अकेला बैठा था। जब नबीला का शौहर मुबश्शिर के लिए ऑर्डर पर चाय लाया तो मुबश्शिर ने उसे बातों में लगा लिया। चाचा, बड़ी मेहनत करते हो तुम। बस बेटा, करना पड़ता है, क्या करूं। छुट्टी कब होती है तुम्हारी? यही कोई 11 बज जाते हैं। और उस टाइम तो गाँव में बड़ा अंधेरा होता है, जाते कैसे हो? क्या करूं, अब आदत सी पड़ गई है। अच्छा। ये जानने के बाद कि नबीला का शौहर रात को देर से जाएगा, मुबश्शिर ने जल्दी से चाय पी, पैसे अदा किए और होटल से बाहर निकल आया। जल्दी करो। पानी ले।
बोलो हुक्म करो महाखादिम। शब्बीर ने देखा कि मुबश्शिर तेज तेज कदमों से गांव में दाखिल हुआ और एक जगह खड़ा होकर नबीला को फोन मिलाने लगा। नबीला ने फोन उठाया तो मुबश्शिर ने उसे घर से निकलकर डेरे के पास पहुंचने के लिए कहा। शब्बीर ने देखा कि नबीला नीम तारीकी में चादर लपेटे घर से निकली और मुबश्शिर के पास पहुंच गई। शौहर से मुसलसल लड़ाई झगड़े के बाद नबीला को शौहर से सुलह के बावजूद कुछ नफरत सी हो गई थी। मुबश्शिर की शदीद मोहब्बत ने नबीला को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो अपने शौहर से छुटकारा हासिल करके अपने से आधी उम्र के लड़के से शादी कर ले। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त नबीला का अपने शौहर से अखराजात न देने पर झगड़ा हो रहा था। वो दोनों पहले जबानी कलामी एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे और फिर जब नबीला के शौहर ने उस पर हाथ उठाया तो नबीला ने रोना धोना शुरू कर दिया। नबीला रोती रही और उसका शौहर इसी गुस्से के आलम में अपने काम पर चला गया। शौहर के जाने के बाद नबीला ने फोन करके मुबश्शिर को एक मखसूस जगह आने के लिए कहा और उसके बाद वो मुबश्शिर से मिलने के लिए निकल खड़ी हुई। उस रोज मुबश्शिर और नबीला ने फैसला किया कि वो नबीला के शौहर को गोली मार देंगे, जिसके बाद वो आसानी से शादी कर सकेंगे। रात का वक्त था। गांव जाने वाले रास्ते पर हू का आलम था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। नबीला का शौहर होटल से निकला और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि एक दरख्त के पीछे से गोली चलने की आवाज आई और नबीला का शौहर वहीं ढेर हो गया। दूसरे ही लम्हे शब्बीर ने नबीला और मुबश्शिर को खौफ के आलम में अंधेरे में भागते देखा। पुलिस ने जल्दी इस कत्ल का सुराग लगा लिया था। मकतूल की रस्म खुल के बाद नबीला से पूछगछ की तो उसने अपने आशना के साथ मिलकर शौहर के कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस ने मुबैना कातिलों को मीडिया के सामने पेश कर दिया था। उसके बाद हूँ फौतगी फौत होया तो असीं जाके उन्हें चुक लिया। पर हजे खून लगता सी जाके लिया के तेन आबजत आबरू ना गौर दफन कर छड़िया। इंसाफ तो सानू इत्थे भी अच्छा मिलिया है। गल कोई नहीं कहने वाली है। जेड़ा काम पुलिस ने किया है ना बहुत अच्छा ट्रेस किया ना। ये कत्ल का जिहड़ा सुराग है ये 48 घंटे दे विच जलाया और असी गवर्नमेंट अगे पुरजोर मुतालबा करने कि ये जिहड़े जमान दे कातल ने इन्हां नूं कैफरे करदार तक पहुंचाए। नबीला और उसके आशना पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भिजवाया जा चुका है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि नबीला को अपने शौहर शब्बीर ने लाला मूसा में एक ऐसी अधेड़ उम्र को देखा है जो अपने से आधी उम्र के लड़के के इश्क में मुब्तला हो गई थी। इस औरत को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा और इस मुबैना इश्क का क्या अंजाम हुआ, आइए देखते हैं। वैन पर घर का सामान लदा हुआ था और नबीला नामी औरत ड्राइवर के साथ बैठी हुई थी। ड्राइवर संभाल कर वैन चला रहा था। पक्की सड़क से आगे वैन कच्चे रास्ते पर दाखिल हुई तो वैन को झटके लगने लगे। ड्राइवर ने एक जगह वैन रोकी और उतरकर सामान का जायजा लेने लगा जो पीछे रस्सियों से बंधा हुआ था। इत्मीनान करने के बाद ड्राइवर वापस अपनी सीट पर आ गया और दोबारा गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी लाला मूसा से 7 किलोमीटर दूर वाक़े अली चक नामी गांव से रवाना होकर दरबारी महल्ले में पहुंचकर एक घर के सामने रुक गई। नबीला गाड़ी से उतरी, उसने दरवाजे पर पड़े ताले को खोला और अंदर चली गई। मकान बिल्कुल खाली था। नबीला ने मकान का घूम फिर कर जायजा लिया और बाहर निकल आई। उस वक्त तक गाड़ी का ड्राइवर सामान की रस्सी खोल चुका था। चले जी बीबी जी, जल्दी से सामान उतरवा ले, देर हो रही है मुझे। क्यों, सामान तुम नहीं उतारोगे क्या? बीबी जी, मेरी यहाँ तक सामान लाने की बात हुई थी, सामान उतारने की नहीं। और वैसे भी अगर सामान उतरवाना है तो उसकी अलग से मजदूरी होगी। क्यों झूठ बोलते हो भैया? सामान उतार दो तुम, वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अच्छी धुओं से बेबी किसी को बुलाएं, सामान उतारें ताकि मैं जाऊं, मुझे इस पंचायत में मत डालें। भैया बहस तो तुम कर रहे हो, जल्दी काम करवा दो मेरा, मुझे वैसे देर हो चुकी है। शाबाश, जल्दी उतारो सामान। आप बुलवाएं किसी को बीबी।
नबीला और ड्राइवर को लड़ता झगड़ता देखकर एक 21-22 साल का मुबश्शिर नामी नौजवान सामने आ गया। औरत को देख के फैल रहा है, क्या बात है भाई? तुझे इतनी हमदर्दी है तो तू उतरवा ले सामान। हाँ हाँ उतरवा लूंगा। ओ सलीम, शाकिर, आओ यार सामान उतारे। मुबश्शिर ने महल्ले में मौजूद अपने 2 साथियों को आवाज दी तो वो दौड़े चले आए और मुबश्शिर के साथ सामान उतरवाने में मसरूफ हो गए। पैंतालीस साल नबीला अपने शौहर से लड़ झगड़कर दूसरे गांव में किराए का मकान लेकर अपना सामान उठा लाई थी। नबीला के शौहर की दूसरी शादी थी। इन दोनों के दरमियान हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहा और फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि नबीला अपने जवान औलादों और शौहर को छोड़कर नए महल्ले में आन बसी थी, जहाँ इसके वाहिद हमदर्द 22 साल मुबश्शिर था, जो उसका काम काज कर दिया करता था। मुबश्शिर काम काज से फारिग नौजवान था जो पूरा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुबश्शिर एक आटे की बोरी लिए नबीला के घर में दाखिल हो रहा था। मुबश्शिर जिस तरह नबीला के घर में बगैर दस्तक दिए दाखिल हुआ था, उससे लग रहा था कि उसकी नबीला से बेतकल्लुफी थी। नबीला ने आगे बढ़कर मुबश्शिर से आटे की बोरी ली और उसकी तारीफ करते हुए अंदर चली गई। इतना भारी आटे का थैला उठा लेते हो तुम? तो आपने मुझे कमजोर समझ रखा? मुबश्शिर, शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुम ना होते ना तो मैं तो मर ही जाती। अच्छा खाला जी, अब मैं जाऊं? क्या कहा तुमने? खाला? माना कि मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, मगर खाला कहाँ से लगती हो तुम्हारी? मजाक में कहा था ना तुमने? जी जी। अच्छा, वैसे नबीला नाम है मेरा, तुम मुझे नबीला कह सकते हो। अच्छा नबीला जी, कोई काम हो तो आवाज दे दीजिएगा। इस वाकये के बाद मुबश्शिर की जिंदगी में हैजान पैदा हो गया और वो हर वक्त नबीला के बारे में सोचने लगा, यहाँ तक कि उसने अपने एक दोस्त से इंतहाई बचकाना बात कर डाली। यार बात सुन, वो जो नई पड़ोसन है ना। अब कौन? वो खाला जो नहीं आई है? अबे खाला मत बोल, अभी उसकी उम्र ही क्या है? तो क्या कह रहा है? मुझे ना उससे मोहब्बत हो गई, पर समझ नहीं आ रहा उसको बोलूं कैसे। देख भाई, तू तो हो गया पागल। तेरी अम्मा को पता चला ना तो वो तेरा भी कीमा कर देंगे और उस खाला का भी। अबे नहीं बे, मेरा दिल कहता है वो मना नहीं करेगी। मुझे लग रहा तू जरूर पिटेगा। जा भाई, अपना शौक पूरा कर। मुबश्शिर सचमुच नबीला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था और फिर एक दिन उसने इजहार किया तो उसे नबीला के रवैये पर यकीन ही नहीं आया। रात का वक्त था, बिजली गई हुई थी और नबीला दरवाजे पर खड़ी थी। हल्की सी रोशनी में उसे मुबश्शिर सामने चबूतरे पर बैठा नजर आ गया। अरे मुबश्शिर, लाइट चली गई है, जरा मोमबत्ती तो ला दे। हाँ हाँ, कितनी ला दूं? 2 ला देना, और ये पैसे तो ले लो। नहीं, पैसे हैं मेरे पास। अच्छा। गाहट और वडेरा शाही इंसानों को इंसान कब समझेगी? जिस चौधरी ने गांव में मुबैना गुंडागर्दी मचा रखी थी, उसे कब रोका जाएगा? कब ये समझा जाएगा कि रिस्क हलाल कमाने वाले भी इंसान हैं? पुलिस ने वाकई की सेहत से इनकार किया है, लेकिन शब्बीर का कहना है कि ये एक संगीन मामला है। इसकी हर सतह पर इंक्वायरी जरूरी है कि पुलिस का मौकिफ ठीक है या माँ की आंख से बहते हुए आंसू ठीक कह रहे थे। गांव के चौधरिया ने पकड़वाया है, उन्हें ही मरवाया है। रात को फिर हमारे घर पुलिस आई है, वो कहने लगे बच्चे को पेश करो। हमने कहा बच्चा मिलेगा तो पेश करेंगे। मैं फिर डेरे पे गई, मंसूर के पास। मंसूर ने कहा पुलिस मेरे डेरे पे आवा भी है, मेरे डेरे पे जावा भी है, मेरे से बगैर पुलिस गांव में नहीं आती। नवाज शरीफ को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, शहबाज शरीफ को इंसाफ चाहिए। वो कहते हैं हम राणा तलमीर भी आप ही हैं, शहबाज शरीफ भी आप ही हैं, नवाज शरीफ भी आप ही हैं। चौधरी ने मेरे से ये जवाब दिया है, ये जवाब दिया। कोई कसूर नहीं जो पुलिस वाले फड़ के लै गए, ना कोई बकुआ बना के लै गए ने। किथे शहबाज शरीफ जेड़ा गरीबां दी मैं मदद करना,
ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। वो साहब इसके अलावा हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी, मुदस्सर कांस्टेबल को उसकी तमील के लिए बुलाया था। उसने आकर बताया कि उसका वालिद मिला है, उसने बताया कि वो लाहौर काम करता है, जब आएगा हम पेश करते हैं। इसके अलावा ना हमने उसको पकड़ा है और ना ही हमने उसको कोई तशद्दुद वगैरह किया, ना ही हमारे पास वो आया है। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और मजलूमों को इंसाफ देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने खानपुर में एक ऐसी शादीशुदा औरत देखी है जिसे अपना शौहर एक आंख ना भाता था, क्योंकि शौहर उससे उम्र में बड़ा था। अक्सा बन संवर कर मैके जाने के लिए तैयार खड़ी थी। शौहर गहरी नींद सो रहा था। वो बार बार शौहर को जगाने की कोशिश करती, लेकिन अक्सा का शौहर गहरी नींद से थोड़ी सी आंखें खोलता था और फिर खर्राटे लेने लगता था। अक्सा को शौहर की नींद खल रही थी। अक्सा ने एक बार आईने के सामने खुद को देखा, मेकअप दुरुस्त किया और फिर पलट को शौहर को आवाज देने लगी। उठ जाए भाई, 11 बज गए। अम्मा के घर मुझे कौन लेके जाएगा? वो इंतजार कर रही होंगी। अरे 11 बज गए। चल भाई उठता हूँ। एक काम करो, एक कप चाय बना दो, बस 10 मिनट में तैयार होता हूँ। मुझसे नहीं बनती होगी चाय वाय। अक्सा का तंज सुनकर शौहर आंखें मलता हुआ उठ बैठा। अरे भाई, बहुत नखरे हो रहे तेरे। हाँ, नखरे तो होंगे ही ना। अब इस उम्र में जवान बीवी मिली है, नखरे तो बनते हैं। ओहो, बात सुन भाई, मैं तुझे कहाँ से बुरा लगता हूँ? ये बाल रंग लेने से ना कोई जवान नहीं हो जाता। अच्छा, अब जल्दी तैयार हो जाए और मुझे अम्मा के घर छोड़ के आए। अच्छा एक बात तो सुन, आज तो बहुत अच्छी लग रही है। बस बस, ये चोंचलेबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जाएं, जल्दी तैयार हो। अरे नसीब, बीवी की तारीफ करना भी यहाँ तो मना है। अच्छा, मैं जाता हूँ भाई, अब ये तैयार हो के आता हूँ। शौहर सराहने से तौलिया उठाकर वॉशरूम चला गया और अक्सा कुर्सी पर बैठकर शौहर का इंतजार करने लगी। इसी दौरान अक्सा का देवर, जो काफी कम उम्र था, कमरे में दाखिल हो गया। अरे आओ आओ। वाह भाभी, क्या बात है। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे कहीं नहीं, अम्मा के घर जा रही थी। तुम्हारे भाई है ना, बहुत ही ज्यादा सुस्त है। तो फिर आपने इनसे शादी क्यों की? इरफान, शौहर है वो मेरे। खबरदार जो इनकी बुराई की तो। भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, इधर आ। एक बात जरा सच सच बता, झूठ नहीं बोलना। तुझे तेरे भैया ज्यादा पसंद है या भाभी? मेरे भाई, जाहिर सी बात है। अरे मेरा मतलब है कि मेरे मुकाबले में। देखा जाए भाभी, तो आप ज्यादा अच्छी हैं। सच? बिल्कुल। अच्छा भाभी, मैं बाजार जा रहा था, आपको कुछ मंगवाना है? हाँ, मैं अम्मा के घर से शाम तक वापस आ जाऊंगी। तुम एक काम करना, वापसी पे मेरे लिए रबड़ी लेते आना। चलें ठीक है। अच्छा भाभी, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोल। बुरा मत मानिएगा, कभी खुदा ना खास्ता मुंह धोकर भाई के सामने मत खड़े हो जाइएगा, कहीं वो आपको शीशे में इस तरह देख के डर ना जाए। रुक, बताती हूँ तुझे अभी। देखिए, इतनी बुरी दिखती है। इरफान के बड़े भाई ने पहली बीवी से अलहदगी के बाद अक्सर के मरने से ज्यादा अफसोस इस बात का था, उसका आशना जो उससे उम्र में आधा था और जुर्म में शरीक था, उसको नबीला के साथ एक ही बैरिक में क्यों नहीं बंद किया गया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। किसी माँ का जवान बेटा अचानक लापता हो जाए और फिर माँ को बताया जाए कि उसका लख्ते जिगर उस दुनिया में मौजूद नहीं रहा, तो उस माँ पर क्या गुजरती होगी। शब्बीर ने शेखुपुरा में ऐसी ही एक माँ को देखा है जो इंसाफ के लिए दुहाई दे रही थी। मेरा बेकसूर बच्चा, मेरे बेकसूर बच्चे का इंसाफ चाहिए।
शब्बीर ने एक ऐसी माँ को देखा है जो गुज़श्ता 4 बरसों से रो रो कर दुहाई दे रही है कि वो अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकेगी। कोई उसका बेटा उसे ला दे। बचा जाकर टुकड़ा सूखी, मैं अपने बच्चे बगैर नहीं जी सकती। दरबारों पर गई, मियां मीर दरबार पर गई, दादा साहब मैं सारे दरबारों पर टुकड़ा सूखी। या अल्लाह तुम्हें दिया था, जालिमाना ले लिया। अरे मेरा बच्चा जालिमाना ले लिया। न्याय मिलना चाहिए। एक मेरे काफी पर्सी चाबियां भी शनाख्ती कार्ड भी ठीक है, मार के नहर में लाश रोक दी है, कारण शासन देता है। इको कमाने वाला पुत्र सी मेरा, मेरे पुत्र दा कसूर की सी। 4000 रुपया भी ले लिया साडे कोल है ते साडे पुत्र नु सानू दी लाश ही लंबी पव। ये औरत जिसका नाम नूरी है, मुरीद के नवाही गांव की रिहायशी है। कोई वक्त ऐसा नहीं आता कि इस माँ के दिल को करार आता हो, आंसू थम जाते हों, आहें मध्यम पड़ जाती हों। नूरी के जवान मेहनतकश बेटे की लाश बीआरबी नहर से मिली थी। बेटे की लाश घर के आई, नूरी बीबी को यकीन ही नहीं आया कि उसका बेटा इस तरह लावारिस मर सकता है। वो जवान बेटे को तदफीन के लिए ले जाया गया तो नूरी बीबी ने बेटे की कब्र पर डेरे डाल दिए थे। जैसे माँ की आवाज सुनकर जवान बेटा हजारों मन मट्टी से बाहर निकल आएगा और माँ से कहेगा कि माँ तू क्यों रोती है, मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, तेरे पास हूँ, मुझे छू कर देख ले। नूरी बीबी का 28 साला बेटा एहसान अली 200-250 रुपए योमिया दिहाड़ी पर मेहनत मजदूरी किया करता था। 4 बहनों का इकलौता भाई था और बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ। एहसान अली की पैदाइश मन्नतों मुरादों से हुई थी। शब्बीर को ये बात भी एहसान अली की बैन करती माँ की फरियाद से पता चली थी। वो कह रही थी उसका शहजादा बेटा मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। नूरी बीबी बार बार गांव के चौधरी और पुलिस का नाम ले रही थी। चौधरी को बेटे का कातिल कहकर फरियाद कर रही थी, इंसाफ मांग रही थी। ये चौधरिया ने मेरा बच्चा पकड़वाया, पैसे हुए लालच में मेरा बच्चा पकड़वाया। पैसे हुए भाई बाबा पर पैसे हैं, उसके पैसे लिए बच्चा पकड़वा कर मेरा बच्चा मरवाया, नहर में बिकवा दिया। पुलिस वालों ने मेरा बच्चा मारा, पुलिस वालों ने मेरा बच्चा मारा, मेरा बच्चा गांव के चौधरियों ने पकड़वाया। शब्बीर नूरी बीबी की फरियादों और आहों के तूफान में पिसता चला गया। तब उसे मालूम हुआ कि नूरी बीबी के बेटे के साथ क्या हुआ। शब्बीर ने एक दिन देखा कि नूरी बीबी का बेटा खेत में मेहनत मशक्कत कर रहा था कि इस दौरान गांव के चौधरी का अपने साथियों के साथ वहां से गुजर हुआ। चौधरी ने अपनी गाड़ी रोकी तो खेत में काम करने वाले मजदूर अपना काम छोड़कर चौधरी को इस तरह सलाम करने लगे जैसे बादशाह सलामत की सवारी आ गई हो। एहसान अली भी खेत में मौजूद था। वो चौधरी को सलाम करने के बजाय अपने काम में मसरूफ रहा। चौधरी की नजर एहसान पर पड़ी तो चौधरी को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी गई हो। एहसान की गुस्ताखी देखकर चौधरी ऐसे दहाड़ा जैसे वो इलाके का बदमाश। वो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े। एहसान ने चौधरी की बात सुनी अनसुनी कर दी तो चौधरी एहसान के करीब पहुंच गया। ओए तेरे बड़े नखरे हो गए हैं। क्या हो चौधरी साहब, सब खैर तो है ना? तो मैंने क्या किया है? तूने क्या किया? तुझे पता नहीं है जहाँ चौधरी खड़ा होता है वहाँ कोई नहीं बैठ सकता, वरना जमीन पे रेंगने वाले कीड़ों की तरह पांव तले रोन देता है चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, ठीक कह रहे हैं आप। ओए चुप कर, बंद कर अपनी बकवास। बड़ा है चौधरी का बच्चा। चलो। चौधरी साथियों को लेकर गुस्से में आगे चला गया तो एहसान को साथी मजदूरों ने घेर लिया। ओए एहसान अली, ये क्या किया तूने यार? तुझे पता नहीं है चौधरी का? उसको सलाम ना करो तो उसका कितना असर रसूख है।
चाचा, मैंने क्या किया है? मैंने कौन सी बदतमीजी की चौधरी से? देख चाचा, चौधरी होगा तो वो अपने घर का होगा। ओए खबरदार। मजदूर साथी ने फौरन एहसान अली के मुंह पर हाथ रख दिया। चौधरी नजर आए तो उसको सलाम कर लेना। छोड़ो चाचा, मैं क्यों डरूं उससे? मैंने कोई डाका बारह चोरी की है तो डरूं मैं उससे? ओ यार तू नहीं समझेगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इस वाकये के बाद चौधरी ने एहसान अली से बाकायदा दुश्मनी लगा ली थी, क्योंकि बादशाह सलामत की आन बान में फर्क आ गया था। शब्बीर ने देखा कि चौधरी अपने डेरे पर एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके मजारे उसके चारों तरफ जमीन पर बैठे थे। ये इंस्पेक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओ इंस्पेक्टर, तेरे भी बड़े नखरे हो गए। हम यहाँ तेरे मुंतजिर बैठे हैं और तू है कि आके ही नहीं दे रहा। सर बस मैं अभी हाजिर हुआ सर, बस मैं आ रहा हूँ। आ गया सर, आ गया, मैं आ गया। जल्दी आप। शब्बीर ने देखा कि इंस्पेक्टर कानों से फोन हटाते हुए चौधरी के सामने आ गया था। चौधरी साहब। इंस्पेक्टर तुझे पता है ना, इस गांव में तेरी पोस्टिंग मैंने करवाई है। चौधरी साहब, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? फिर तुझे मेरे इलाके में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े नजर नहीं आ रहे हैं? वो कीड़े मकोड़े जो मेरे पैर में काटने लगे हैं। चौधरी साहब, आप मुझे हुक्म तो करें। चौधरी ने अपने एक आदमी को आवाज देकर बुला लिया। इसको ले जाओ और समझाओ क्या करना है इसको। चौधरी का आदमी इंस्पेक्टर को एक तरफ ले जाकर राजो न्यास करता दिखाई देने लगा। इस वाकये के बाद एक दिन एहसान अली को उसके घर से थाने ले जाया गया। माँ बाप रोते पीटते पहुंचे तो एहसान अली की रिहाई के लिए मुबैना तौर पर 4000 रुपए की रिश्वत और चौधरी की सिफारिश की शर्त रख दी। एहसान अली के माँ बाप 4000 रुपए लेकर थाने पहुंचे, जिस पर लड़के को छोड़ने की यकीन दहानी कराई गई। मगर हुआ ये कि जब माँ पुलिस के वादे के मुताबिक अपने बेटे को थाने लेने पहुंची तो पुलिस ने गरीब माँ को कुछ और ही खबर सुना दी थी। शब्बीर ने देखा कि एहसान अली के माँ बाप लरसते हाथ जोड़े खड़े थे और थानेदार उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। साहब, हम कहाँ ढूंढे बच्चे को? घर से तो पुलिस उठा के लाई है। ओ भाई, मैंने कह दिया ना, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है, वो यहाँ से भाग गया है। जाओ जाके तुम उसे ढूंढो, मैं भी उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये लो अपने रिश्वत की 4000 रुपए, मुझे नहीं चाहिए। साहब ऐसे नहीं करो साहब, मेरे बच्चे को ढूंढो, हम बड़ी दूर से आए हैं साहब। ओ माई, ओ बाबा, इसे ले जा। ओ मेरी जान छोड़ा, ले जा बाबा इसको। दूसरे दिन चौकी लब्बावाला के एहलकारों को पीआरपी नहर में डूबती हुई एक लाश मिली और ये लाश थी 28 साल एहसान अली की। लाश मिलने के बाद एहसान अली के माँ बाप, बहन और पूरा गांव सरापा एहतजाज बन गया। एहसान अली की माँ बार बार यही कहे जा रही थी कि उसके बेटे को चौधरी ने पुलिस के जरिए मरवाया था। शब्बीर ने ये दर्दनाक मनाजिर बड़ी मुश्किल से देखे थे। क्या माँ क्या बहनें, सबका कलेजा शक हो रहा था और उनके घर का वाहिद कफील, एक गरीब का बच्चा, एक रिश्ते हलाल कमाने वाला, मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। अपना बच्चा मेहनत कर 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 पाला, मैंने अपना बच्चा गाड़ियां कर 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 पाला, मैं अपने बच्चे बगैर नहीं जी सकती। शब्बीर ने जवान बेटे की मां नूरी बीबी की फरियाद सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे गांव के दरख्त, उसके खेत, उसकी जमीन, दरो दीवार सब कुछ सन्नाटे में आ गए थे। हैरान और परेशान थे कि